हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, और राजस्थान हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश किस प्रकार राजस्थान में आता है और कहाँ कहाँ पर अपने जो साम्राज्य वो स्थापित करता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सर्वप्रथम हमने देखा था कि चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की जाती है। वासुदेव आदिपुरुष था। इन्होंने सांबर व उसके आसपास का क्षेत्र है, स्पालदक्ष है, वहां पर क्या बसाया था, चौहान वंश की स्थापना की थी। इसके बाद में हमने देखा था अजमेर के चौहान, यानी अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका प्रतापी शासक कौन था, इसका अंतिम शासक कौन था, तराइन का युद्ध किस किस शासक के मध्य हुआ था, और इस तराइन के युद्ध में कौन जीता था, तराइन के युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था। और इस युद्ध में अगर हम बात करते हैं, क्या वास्तविक रूप से पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी, या अंतिम मुगल बादशाह था जिसने इसकी अधीनता स्वीकार की थी। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने चर्चा की थी रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना है। तो 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज के द्वारा की जाती है। ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। इनके द्वारा रणथंभौर में चौहान वंश जो है स्थापित किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो वास्तविक शासक था, अगर हम बात करते हैं कि जो वास्तविक शासक है वो किसे कहा जाता है, रणथंभौर में चौहान वंश का शासक वास्तविक किसे कहा जाता है, हमीरदेव चौहान। लंबे समय तक रहे थे, अन्य शासक आए लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का साम्राज्य में विस्तार नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमीरदेव चौहान आते हैं, उनके द्वारा साम्राज्य में क्या विस्तार किया जाता है। हमीर एक हठी शासक थे। हमीर क्या थे, एक हठी शासक थे। इनके द्वारा जब एक बार किसी भी बात को लेकर हट कर दिया जाता, ये पीछे नहीं हटते थे। तो इसके बारे में हमने देखा था। इसके बाद हमने कल चर्चा की थी जालौर में चौहान वंश की स्थापना है। तो जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और इसके शासक कौन थे, किस कारण जालौर पर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने आक्रमण किया था। तो हमने देखा था कि जालौर में चौहान वंश की स्थापना 1182 में कीर्तिपाल के द्वारा की जाती है। कीर्तिपाल को एक उपाधि है, केटू एक महान राजा है। यह उपाधि मोहरोत नैन सिंह के द्वारा दी गई थी। जालौर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्राचीन नाम जबालीपुर था। जबाली ऋषि हुआ करते थे, इन्हीं के नाम पर जालौर का नाम जबालीपुर पड़ा था। और हमने देखा था इसे जालौर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाल की ज्यादा वृक्ष है। जाल के वृक्ष ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र को जालौर कहा जाता है। और यानी सीमा तक, जिस सीमा तक के है जाल के वृक्ष थे उसे जालौर कहा गया। इसके बाद हमने देखा था कि शासक आते हैं कानड़ देव। शासक कौन से आते हैं, कानड़ देव आते हैं। कानड़ देव की अगर हम बात करते हैं तो 1305 में ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1296 से लेकर 1316 तक शासक रहे थे। इसके सामने क्या है, एक युद्ध लड़ते हैं। युद्ध में क्या है, ये जीत नहीं पाते हैं तो समझौते के लिए भेजते हैं। जो मुल्तानी को भेजा जाता है, सन उल मुल्तानी को जो भेजा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो ये क्या आपस में समझौता कर लेते हैं। 1305 में है और इस समझौते के दौरान ये कहते हैं कि मैं अपने पुत्र वीरमदेव की नियुक्ति आपके दरबार में करता हूँ। तो वीरमदेव उनके दरबार में नियुक्त हो जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश से वीरमदेव और जो फिरोजा है उनके दोनों के मध्य प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं, जिसका पता अलाउद्दीन खिलजी को चल जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी को पता चलने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन ग्रुप के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। जो अपना था वीरमदेव था, ये भाग जाता है और भागकर कहाँ पहुंच जाता है, जालौर के दुर्ग में पहुंच जाता है। तो कमालुद्दीन दुर्ग के नेतृत्व में एक सेना भेजता है जो इसको पकड़ने के लिए आते हैं। तो ये पकड़ने के लिए आए थे तो सीधा जालौर पर आ नहीं सकते, तो उन्होंने 1308 में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, जिसे जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और जो इसकी अगर हम बात करते हैं, ये बार बार के राजाओं की संसद रहा है। यहाँ पर आके है, यहाँ पर 1308 में क्या ये करते हैं, यहाँ भायला राजा, यहाँ पर क्या है भायला था, उसको क्या अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं कि कब तक तुम इनके सेनापति बने रहोगे, तुम्हें हम इस किले का मालिक बना दें। तो वह सोचता है और इसके क्या है गुप्त रास्ते बताते हैं और सिवाना पर अधिकार कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अधिकार करने के बाद इसका नाम खिराबाद रखते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। 1311 में यह अलाउद्दीन जो खिलजी है यह जालौर पर आक्रमण करता है। जालौर पर आक्रमण करता है, जालौर को घेरे रखता है, लेकिन यह अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर बिक्का दैया राजपूत था, बिक्का दैया राजपूत है, सेनापति था, उसको अपनी तरफ करता है, लालच देता है और कहता है कि तुम इस किले के गुप्त रास्ते मुझे बता दो। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं इस किले में एंट्री ले लूंगा और तुम्हें इस किले का मालिक बना दूंगा। तो बिक्का दैया राजपूत ने गुप्त रास्ता बताए थे। और जो शासक है उसके अलाउद्दीन खिलजी है, उसने क्या है एंट्री ली थी, कमालुद्दीन दुर्ग क्या है इसमें एंट्री करता है और क्या है मार देता है। शासक मर जाते, शीतलदेव है, उन्होंने गुप्त रास्ते बताए थे। यहाँ पर जो मामकंड कुंड है, यहाँ के पानी पीने का कुंड है, उसमें क्या है गोरख मिला दिया जाता है, जिससे जनता परेशान हो जाती है। पानी पीने के लिए था नहीं तो गेट खोल देते हैं। इनके द्वारा जब गेट खोला जाता है तो शासक लड़ते हुए मारे जाते हैं। और रानियों ने
जोहर किया था, और इसके जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जलालाबाद रखा था। जलालुद्दौला का नाम क्या रख देते हैं, जलालाबाद रखते हैं। और इनकी बेटी है फिरोजा, फिरोजा के नाम पर यहाँ पर फिरोजा मस्जिद बनाई जाती है। तोप मस्जिद और फिरोजा मस्जिद कहाँ पर है, जालौर में बनाई जाती है, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद किया था। इस प्रकार ये जो क्या है, इसका अंतिम जो कन्नड़ देव है उसको क्या लड़ता हुआ मारा जाता है, और विरमदेव है उसने अपने जो कुल देवी है, जो आशापूर्ण माता है, उसके सामने उनके कटार से अपनी गर्दन काट ली थी और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जालौर में चौहान वंश स्थापित जो क्या है खत्म हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर 14वीं शताब्दी में जालौर में 14वीं शताब्दी में चौहान की एक शाखा आई थी, जिसका नाम है हाड़ा शाखा। चौहान की शाखा कौन सी आती है, हाड़ा है और देवड़ा है। ठीक है, हाड़ा और देवड़ा शाखा कहाँ पर पनपी थी, जालौर में है। तो 14वीं शताब्दी में जालौर में देवड़ा शासक, देवड़ा क्या थी, चौहानों की एक शाखा थी जिसका नाम क्या था, देवड़ा शाखा है। वहां से रावलुम्बा है, रावलुम्बा निकलते हैं और सिरोही के आसपास से तक माउंट आबू है और चंद्रावती है, वहां पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 1311 में सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो किसके द्वारा की जाती है, अपने शासक आते हैं जिनका नाम क्या है, रावलुम्बा है। हमने पढ़ा था कि सिरोही में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, रावलुम्बा के द्वारा की जाती है। तो ये उस शाखा से निकलते हैं, जालौर से देवड़ा शाखा, वहां से निकलते हैं और बाहर की तरफ आते हैं। बाहर आते ही इन्होंने सर्वप्रथम माउंट आबू और चंद्रावती जो नगर थे उसके ऊपर परमारों का जो अधिकार था उनको खदेड़ता है, उनको भगाता है, और परमार जो क्षेत्र है माउंट आबू और चंद्रावती है वहां पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है। स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के बाद 1320 में 1311 में एक है वहां पर स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। उसके बाद में 1320 की अगर हम बात करते हैं तो अचलेश्वर मंदिर है, अचलेश्वर मंदिर हमने सुना है, अचलेश्वर मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर है, उसका जीर्णोद्धार करवाता है। वहां पर एक मंदिर बना है जिसका क्या करवाता है, जीर्णोद्धार करवाता है। इसके बाद में 1321 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1321 में क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद में शासक आते हैं सहस्मत। 1321 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में शासक बनते हैं अपने सहस्मल। इससे पहले कई शासक आए थे लेकिन मुख्य शासक कौन थे, सहस्मल है। उनके द्वारा सन 1425 में सिरोही में राजधानी बनाया जाता है। सिरोही को क्या बनाया जाता है, राजधानी बनाया गया था। तो सहस्मल के द्वारा 1425 में सिरोही को राजधानी बनाया गया था। जब ये रावलुम्बा थे तो उनके द्वारा चंद्रावती को राजधानी बनाया गया था। चंद्रावती को क्या है, इन्होंने राजधानी बनाया था। लेकिन जैसे सहस्मल आते हैं उनके द्वारा 1425 में सिरोही बसाया जाता है और सिरोही को क्या बनाया जाता है, राजधानी बनाया जाता है। तो इसमें चर्चा करेंगे जालौर के चौहान वंश। जालौर के नहीं, जालौर हमने पढ़ लिया था। आज हम चर्चा किसकी करेंगे, सिरोही के चौहान वंश, सिरोही के चौहान, सिरोही के चौहान वंश। तो सर्वप्रथम तो बात आ जाता है कि सिरोही में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, कौन जाते हैं, रावलुम्बा, रावलुम्बा है। रावलुम्बा ने 1311 ईस्वी में चंद्रावती व माउंट आबू, रावलुम्बा ने 1311 ईस्वी में चंद्रावती व माउंट आबू क्षेत्र को परमारों से छीनकर स्वतंत्र राज्य बनाया। तो रावलुम्बा शासक थे, उनके द्वारा यहाँ पर पहले कौन थे, इस क्षेत्र में माउंट आबू और चंद्रावती में कौन रहते थे, परमार रहते थे। इन परमारों से छीन लेते हैं और उनको यहाँ से भगाकर इस राज्य को स्वतंत्र बनाया जाता है। इस राज्य को क्या है, स्वतंत्र बनाते हैं। और राजधानी किसको बनाया जाता है, चंद्रावती को। राजधानी किसको बनाया था, चंद्रावती, चंद्रावती को राजधानी बनाया जाता है। और चौहानों की शाखा को कहें यहाँ पर बढ़ाया जाता है। चौहानों की कौन सी है, देवड़ा शाखा है, उसका निर्माण करते हैं। तो कौन से आते हैं, रावलुम्बा है, उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद 1320 में इनके द्वारा अचलेश्वर, 1320 में लुम्बा के द्वारा अचलेश्वर मंदिर का
जीर्णोद्धार, मंदिर बना हुआ था, जीर्णोद्धार करवाया जाता है, यानी दोबारा उसकी मरम्मत करवाते हैं। 1320 में जो रावलुम्बा थे, 1320 में रावलुम्बा के द्वारा जीर्णोद्धार करवाया जाता है। 1320 में क्या है, रावलुम्बा ने अचलेश्वर जो मंदिर बनाया हुआ था इसका क्या है, जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद में 1321 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1321 में लुम्बा की मृत्यु हो जाती है। 1321 में लुम्बा जो क्या है अपने उनकी मृत्यु हो जाती है, अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इनके बाद में यहाँ के शासक आते हैं तेज सिंह, बहुत शासक आए थे। इनके बाद की अगर बात करते हैं तो शासक आते हैं तेज सिंह है, कानड़देव है, सामल सिंह है। तेज सिंह है, कानड़देव है, सामल सिंह है, सरन खां है, और इसके बाद में शासक आते हैं अपने समर सिंह है। इस प्रकार इनकी शासन की कड़ी चलती है, लेकिन इन्होंने थोड़े थोड़े कार्य किए थे। तो इसके बाद में शासक आता है सहसमल है। इसके बाद में अगला शासक आता है सहसमल है। इसका सिरोही का शासक आता है सहसमल है, जिसने सिरोही को बसाया था और राजधानी बनाया था। तो 1425 में शासक आता है सहसमल। 1425 में शासक बनता है सहसमल है, जिसने सिरोही को बसाया था वह राजधानी बनाया, वह क्या है, राजधानी बनाता है। तो सहसमल अगले शासक आते हैं 1425 में है। इससे पहले तेज सिंह है, इससे पहले कानड़देव है, तेज सिंह है, समर सिंह है, और अन्य शासक हुए थे। और क्या है, अन्य कई शासक हुए थे। इनके द्वारा जो इसकी शासन सत्ता को चलाया गया था, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार का कोई ज्यादा विशेष कार्य नहीं किया था। जो अगला शासक आता है वो कौन सा आता है, अपना सहसमल है। 1425 में आता है, जिसने सिरोही को बसाया था वह राजधानी बनाया था। सिरोही को राजधानी बनाने वाले शासक कौन से आते हैं, सहसमल है। उनके द्वारा सिरोही को राजधानी बनाया गया था और इनको क्या है, बसाया गया था। इसके बाद की अगर बात करते हैं, इसी सहसमल को पराजित कर आगे बढ़ेंगे कि कुंभा के द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ेंगे, माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ते हैं। तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण सहसमल को पराजित कर कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कहां पर है, सिरोही में है। तो वो यही सहसमल आएगा, आगे बढ़ेंगे तब वो यही सहसमल होगा। इसी सहसमल को पराजित कर कुंभा के द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर, अपना माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसके बाद में अगला शासक आता है सुल्तान। अगला शासक कौन सा आता है, सुल्तान आता है। सुल्तान जो शासक आया था उनके द्वारा अकबर के साथ क्या दत्तानी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम कि अकबर और सुल्तान के मध्य क्या युद्ध होता है 1583 में, जिसे दत्तानी का युद्ध कहा जाता है। तो पहले कौन से थे, रावलुम्बा है। उनके द्वारा सर्वप्रथम जो चौहानों की देवड़ा शाखा है उसका बसाया गया था, और इन्होंने राजधानी किसको बनाया था, चंद्रावती। राजधानी किसको बनाया था, चंद्रावती को राजधानी बनाया था। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के उपरांत कई शासक आते हैं, लेकिन वास्तविक कार्य करने वाला शासक कौन सा आता है, सहसमल आता है, जिसने 1425 में सिरोही को बसाया था और राजधानी बनाया था। इसी को पराजित कर कुंभा के द्वारा यहाँ पर अचलगढ़ दुर्ग जो माउंट आबू सिरोही में है उसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में आता है सुल्तान है। कौन सा आता है, शासक आता है अपना सुल्तान। इस सुल्तान के साथ 1300 अगर हम बात करते हैं, इस सुल्तान के साथ अकबर के साथ युद्ध हुआ। कहां पर, दत्तानी का मैदान में अकबर के साथ युद्ध लड़ा। अकबर के साथ इसी शासक ने क्या युद्ध लड़ा था, कहां पर, दत्तानी में है। तो सुल्तान और अकबर के मध्य 83 में युद्ध हुआ था। अकबर और सुल्तान के मध्य 1583 में युद्ध हुआ था दत्तानी के मैदान में। कब हुआ था, अकबर के साथ युद्ध लड़ा था, जिसका नाम क्या है, दत्तानी का, जिसका नाम था दत्तानी का युद्ध। और ये कब लड़ा गया था, 1583 में लगा था। इधर तो कौन सा था, अकबर था, और वर्सेस कौन था अपना सुल्तान। दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। अकबर ने सुल्तान से कहा, तू मेरी अधीनता स्वीकार कर, तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। सुल्तान ने मना करके बोले, नहीं, हम तो किसी भी प्रकार आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपकी किसी प्रकार की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो
थोड़े ही समय बाद युद्ध लड़ा गया। युद्ध में जब सुल्तान हार जाता है तो अकबर की शरण में आता है। फिर क्या है, अकबर की शरण में आता है तो अकबर की अधीनता, दत्तानी के युद्ध के बाद सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की क्या है, अधीनता स्वीकार करता है। तो सुल्तान वह शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो अगर हम बात करते हैं कि सिरोही का वह शासक बताइए जिसके द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो अपना कौन सा था, सुल्तान था। वो शासक कौन था, सुल्तान है, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसके बाद आता है अगला शासक आता है शिव सिंह। शिव सिंह के द्वारा 1823 में, शिव सिंह के द्वारा 1823 में जो क्या है 1823 जो था उसमें सिरोही का जो अंग्रेजों के साथ संधि की गई थी 1823 में है, यानी 11 सितंबर 1823 को जो सिरोही के शासक थे शिव सिंह है उसके द्वारा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। और यह संधि राजस्थान के अंग्रेजों के साथ अंतिम संधि थी। शिव सिंह अगले शासक थे 11 सितंबर 1823 अंग्रेजों के साथ संधि की। तो अगर हम बात करते हैं 1823 में संधि करने वाले शासक कौन थे, शिव सिंह है। तो ये अगर हम बात करते हैं सिरोही में शासन सत्ता इतनी थी, मुख्य रूप से ये शासक थे, इनके द्वारा कैसे ये कार्य किए गए थे। तो सिरोही ऐसी अंतिम रियासत थी जिसने कि अंग्रेजों के साथ संधि की थी। क्वेश्चन कई बार आता है, संधियां पढ़ेंगे जब चर्चा करेंगे। तो सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो सिरोही का इतिहास इतना ही था। सिरोही में जो चौहान वंश है इतने मुख्य शासक। इसमें क्वेश्चन आता है, थोड़े बहुत आते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है। सर्वप्रथम पूछा जाता है कि सिरोही में चौहान वंश की जो देवड़ा शाखा थी उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किसने इस चौहान शाखा को आगे बढ़ाया था। तो राव लुम्बा के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की थी। ये अगर हम बात करते हैं 1311 में परमार जो शासक थे परमारों को पराजित करते हैं और उनको माउंट आबू और चंद्रावती से खदेड़ देते हैं और चंद्रावती को राजधानी बनाते हैं। चंद्रावती को वहां पर राजधानी बनाया जाता है। इन्हीं के द्वारा 1320 की अगर हम बात करते हैं तो मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाता है। अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं और 1321 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में तेज सिंह है और अगर बात करते हैं कानड़ देव है और अन्य कई शासक है, लेकिन उनके ज्यादा कार्य देखने को नहीं मिलते हैं। वास्तविक जो शासक आता है समर सिंह है। वास्तविक शासक कौन सा आता है अपने, अगर हम बात करते हैं समर सिंह है, उनके द्वारा सिरोही की स्थापना की जाती है। 1425 में समर सिंह के द्वारा सिरोही की स्थापना की गई थी और क्या सिरोही को जो राजधानी बनाया गया था, सिरोही को राजधानी बनाया गया था। कौन से आते हैं, सहसमल है, सहसमल के द्वारा सिरोही को राजधानी बनाया गया था। इसके बाद में अगले शासक आते हैं सुल्तान। अगले शासक कौन से आते हैं, सुल्तान हैं। इनके द्वारा अकबर के साथ युद्ध लड़ा जाता है और कौन सा युद्ध, दतानी के मैदान में युद्ध होता है और इस युद्ध में ये हार जाते हैं। ये हार जाने के बाद सुल्तान ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी। ये युद्ध दोनों के मध्य हुआ था, अकबर वर्सेस सुल्तान है, दोनों में हुआ था। अकबर इसमें जीत जाता है। इसके बाद में अगला शासक था 11 सितंबर 1823 को, यहाँ का शासक कौन था, शिव सिंह। शिव सिंह के द्वारा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की जाती है और राजस्थान की रियासतों में ये संधि करने वाला अंतिम शासक था कौन सा है, शिव सिंह। कौन सा आता है, शिव सिंह जो था वो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अपना अंतिम शासक था। और रियासत पूछेंगे वो कौन सी आती है, सिरोही रियासत। कौन सी थी, सिरोही रियासत के द्वारा अंतिम रूप से कहे यहाँ के साथ सहायक संधि की गई थी। ये हमारा कौन सा था, सिरोही में चौहान वंश के बारे में था। ज्यादा मोस्टली है थोड़ा बहुत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हड़ौती क्षेत्र है, हड़ौती के चौहान, हड़ौती के चौहान। हड़ौती के चौहान, हड़ौती की अगर बात करते हैं तो हड़ौती के चौहानों की बात करते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र को सर्वप्रथम तो पूछा जाता है हड़ौती क्यों कहा जाता है, इस क्षेत्र को हड़ौती क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या थे, हड़ा क्षेत्र होने के कारण। इसकी अगर हम बात करते हैं, हड़ौती की अगर बात करते हैं, हड़ा चौहान थे। इसकी अगर बात करते हैं यहाँ के चौहान किस प्रकार के थे, हड़ा, वहां पर किस देवड़ा थे और यहाँ पर किसके हड़ा चौहानों के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, हड़ौती पड़ा था। तो हड़ौती के चौहान में पहला पॉइंट देंगे
हाड़ा चौहानों के नाम पर, हाड़ा चौहानों के नाम पर इस क्षेत्र का नाम हड़ौती पड़ा। हड़ौती में कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र को हड़ौती क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर चौहानों की कौन सी शाखा थी? हाड़ा शाखा थी। यहाँ पर चौहानों की कौन सी थी? हाड़ा शाखा थी। हाड़ा शाखा की अगर हम बात करते हैं तो हाड़ा शाखा है, क्या चौहानों की यही शाखा थी यहाँ पर, या इससे पहले और भी शासन किया करते? इससे पहले के और भी लोग यहाँ पर क्या है शासन करते थे। तो कहा जाता है कि चौहानों से पहले यहाँ पर क्या मीणा थे। चौहानों से पहले क्या है यहाँ पर मीणा शासन किया करते। इन मीणाओं को हराकर इस क्षेत्र को जो चौहान थे, हाड़ा चौहानों ने अपने आधिपत्य में लिया था। इसकी अगर हम बात करते हैं, मीणा शासक थे तो मीणा शासक जेता को पराजित कर, मीणा शासक जेता थे उनको पराजित करते हैं और हड़ौती को अपने आधिपत्य में लेते हैं। तो पहला तो पॉइंट आता है हड़ौती क्यों कहा जाता है? हड़ौती कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है चौहानों की हाड़ा शाखा थी, इसलिए नाम पड़ा हड़ौती है। हड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इससे पहले दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हाड़ा चौहानों से पहले, हाड़ा चौहानों से पहले यहां मीणा शासन करते थे। मीणा शासन करते थे, यानी मीणाओं का राज था। हाड़ाओं से पहले किसका था? मीणाओं का राज था। तो इन मीणाओं को हराना पड़ेगा। जिस प्रकार जो अगर हम बात करते हैं माउंट आबू और चंद्रावती में क्या है हराया गया था, और हराकर परमाणुओं को हराकर यहाँ पर क्या है जो स्थापना लुम्बा के द्वारा क्या चौहान वंश की स्थापना की थी। इसी प्रकार जो हाड़ा क्षेत्र है वहां पर जो शासन कर रहे हैं उनको हराना पड़ेगा। तो उनको क्या है मीणा थे, यहाँ पर कौन से थे? मीणा थे, मीणा शासन कर रहे थे। तो इन मीणाओं को हाड़ा चौहानों के द्वारा पराजित किया गया था और पराजित कर अपनी शाखा बनाई गई थी। जिस कौन सी आती है? हाड़ा चौहानों की कौन सी आती है? अपनी हाड़ा शाखा आती है। इसकी अगर हम बात करते हैं, शासक आते हैं देवा हाड़ा है। शासक कौन से आते हैं? देवा हाड़ा। यहाँ के शासक आते हैं देवा हाड़ा है। तो देवा हाड़ा के द्वारा जेता मीणा यहाँ का शासक था मीणाओं का। देवा हाड़ा के द्वारा जेता मीणा को पराजित कर 1241 में हाड़ा राज्य की स्थापना की गई थी। तो देवा हाड़ा शासक था, इसके द्वारा जेता मीणा को 1241 में पराजित कर हाड़ा राज्य की स्थापना की थी। तो इसकी अगर बात करते हैं, देवा हाड़ा यहाँ का शासक था। इसके द्वारा सर्वप्रथम 1241 में जेता मीणा नाम का शासक था, उसको हराकर हाड़ा राज्य की स्थापना की जाती है। हाड़ा राज्य की क्या है स्थापना करते हैं। इसका क्या करते हैं? हाड़ा राज्य की स्थापना की जाती है। एक आता है बुंदा मीणा है, यहाँ का शासक था बुंदा मीणा है। उसी के नाम पर जो बूंदी हम आज पढ़ते हैं, बूंदी हड़ौती में कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ है। एक था बुंदा मीणा है। बुंदा मीणा के नाम पर इसी बूंदी का नामकरण किया गया। तो बुंदा मीणा होते उन्हीं के नाम पर इस बूंदी का नाम रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, शासक आते हैं जेतर सिंह। इसके शासक बाद में क्या है कई आए थे। देवा हाड़ा है, देवा हाड़ा ने सर्वप्रथम 1241 में राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद में शासक आते हैं सर्जन हाड़ा है। उन्होंने कोई ज्यादा विशेष इनके बारे में पूछते नहीं है। शासक आते हैं कौन से? सर्जन हाड़ा है। और सर्जन हाड़ा के बाद की अगर हम बात करते हैं तो अगले आते हैं राव भोज। देवा हाड़ा के बाद में सर्जन हाड़ा है, देवा हाड़ा आते हैं। फिर उसके बाद में कौन से आते हैं? सर्जन हाड़ा है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो अगले शासक अपने आते हैं राव भोज है। राव भोज है और रतन सिंह है। राव भोज है और कौन से आते हैं? रतन सिंह। राव भोज है, रतन सिंह है। तो देवा मीणा से क्या स्टार्ट होता है? देवा मीणा
के द्वारा अगर हम बात करते हैं देवाहाड़ा है, देवाहाड़ा के द्वारा क्या है इस राज्य की स्थापना की जाती है और जेतामेना को ये पराजित करते हैं और इस प्रकार ये अपनी आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं जेतर सिंह है, इसके बाद में शासक कौन से आते हैं? जेतर सिंह। जेतर सिंह ने कोटा व बूंदी को अलग किया था। कोटा व बूंदी राज्य को क्या करते हैं? अलग करते हैं। वो शासक कौन से आते हैं? जेतर सिंह है। तो जेतर सिंह के द्वारा अगर हम बात करते हैं बूंदी राज्य में मिलाया गया था। कोटा और बूंदी को अलग करके कोटा को बूंदी राज्य में मिलाया गया था। कोटा में जेतर सिंह के द्वारा 1273 में कोटा बूंदी को अलग कर साम्राज्य के आधार पर एक किया गया था। यानी एक ही बात है कि कोटा और बूंदी क्षेत्र था उसको एकल रूप में करने वाले शासक कौन से थे? जेतर सिंह है, जो 1274 में आते हैं। 1274 में जेतर सिंह के द्वारा कोटा बूंदी को क्या है एक किया जाता है। इसके बाद में यहाँ के शासक आते हैं सर्जन है। तो पहला कौन सा आता है? देवाहाड़ा के द्वारा भरोती क्षेत्र में जो हाड़ा शाखा की स्थापना की जाती है, हाड़ा में चौहान वंश की स्थापना की जाती है। जेतामेना को हराते हैं और यह साम्राज्य को स्थापित करते हैं। ठीक है, इसकी बात की अगर हम बात करते हैं तो सर्जनहाड़ा है। सर्जनहाड़ा के एक बात और आती है कि सर्जनहाड़ा अकबर के दरबार में, सर्जनहाड़ा क्या थे? अकबर के दरबार में थे। इन्हें मनसबदार नियुक्त किया गया था और इन्हें 26 परगने दिए गए थे। इन्होंने क्या है 26 परगने दिए गए थे। और अगर हम बात करते हैं बूंदी के आसपास 26 परगने थे और 26 परगने इन्हें क्या बनारस के आसपास दिए गए थे। तो सर्जनहाड़ा के बाद में अगर ज्यादा बात पूछेगा तो क्या पूछेगा कि ये अकबर के दरबार में। सर्जनहाड़ा किसके था? अकबर के दरबार में नियुक्त किया गया था और इसे मनसबदार नियुक्त किया गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं राव भोज की भी बात करते हैं, जहांगीर के दरबार में मनसबदार था। और अगर बात करते हैं रतन सिंह है, तो रतन सिंह किसके हैं? शाहजहां के दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था। इसके बाद में अपना शासक था जेतर सिंह है। 1273 में कोटा बूंदी राज्य को अलग करता है। कोटा और बूंदी राज्य को क्या है अलग करता है। इसके बाद में अगले शासक आते हैं सर्जन है। अगले शासक कौन से आते हैं? सर्जन है। इसके द्वारा अगर हम बात करते हैं तो अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। कोटा का अगला शासक कौन सा आता है? सर्जन है, जो 1559 में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। तो अगले शासक कौन से आते हैं? अपने सर्जन है। सर्जन या सर्जन कहा जाता है अकबर की अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन सा था? सर्जन था। वो तो क्या थे? उनके दरबार में नियुक्त थे, उन्हें मनसबदार दिया जाता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्जन की, तो ये अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। और ये अकबर की अधीनता कब स्वीकार करता है? 1559 में। अकबर ने नागौर दरबार को बुलवाए, सुलहपुर नीति के तहत जो मिलना चाहिए मिले, जो नहीं मिलना चाहिए वो कोर्ट पेट करके मिलाएंगे। तो इसने क्या अकबर की अधीनता स्वीकार की। सर्जन के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो ये जैसे ही अकबर की अधीनता स्वीकार करता है तो बूंदी राज्य ने भी क्या अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बूंदी राज्य ने भी अधीनता स्वीकार की, क्योंकि बूंदी का था। तो बूंदी की अगर बात करते हैं ये स्वयं अधीनता स्वीकार करेगा तो बूंदी राज्य ऑटोमेटिक क्या है अकबर के अधीन आ जाएगा। तो बूंदी राज्य भी क्या है अकबर के अधीन आ गया था, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। शासक कौन था? सर्जन था। कब की थी? 1559 में है। अगर हम बात करता है कि आमेर का शासक था भगवंत सिंह। आमेर का शासक कौन था? भगवंत दास। पढ़ेंगे आमेर के शासक भगवंत दास की अगर बात करते हैं तो इसकी अधीनता स्वीकार करवाने में मुख्य भूमिका रही थी। आमेर के शासक था भगवंत दास थे। इसमें लिखेंगे आमेर के, प्रश्न पूछा गया है, आमेर के शासक भगवंत दास ने अधीनता स्वीकार करवाने में मुख्य भूमिका निभाई। तो यहाँ का शासक कौन सा था? भगवंत दास है। इस भगवंत दास के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में सर्जन की मुख्य भूमिका निभाई थी। ये इसके बीच में इसमें घूम रहा था। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो यही जो सर्जन है इसने क्या रणछोड़ मंदिर बनवाया था द्वारका में। रणछोड़
का मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से आते हैं? शासक सर्जन हैं इनके द्वारा, शासक अपने सर्जन हैं इनके द्वारा रणछोड़ जी का मंदिर बनवाया गया था। रणछोड़ का मंदिर तो वो बनवाया गया था। कहाँ पर है? द्वारका में है। इसके अगर हम बात करते हैं, इसके एक दरबारी थे जिसमें कहा जाता है सर्जन चरित्र है, इनके नाम पर ग्रंथ लिखे गए हैं। एक तो क्या आता है? सर्जन चरित्र है। दरबारी विद्वान की अगर बात करते हैं, लेखक थे चंद्रशेखर है जिसने 2 ग्रंथ लिखे थे। एक तो क्या आता है? सर्जन चरित्र है। ये क्या आता है? वीर भट्ट। चंद्रशेखर दरबारी विद्वान थे, उनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था जिसका एक का नाम क्या आता है? सर्जन चरित्र है और दूसरा कौन सा आता है? अमीर भट्ट है। इसके बाद में अगले शासक आते हैं बुद्ध सिंह। यहाँ के अगले शासक कौन से आते हैं? बुद्ध सिंह है। बुद्ध सिंह के द्वारा लंबे समय तक क्या है? क्षेत्र में शासन किया गया था। इसके बाद में इसके 2 बेटे थे। इसके क्या है? 2 बेटे हैं, दलेल सिंह है और एक कौन सा था? उमेद सिंह है। दलेल सिंह और दूसरा कौन सा था? बुद्ध सिंह। दलेल सिंह और बुद्ध सिंह है। किसी कारणवश से जो बुद्ध सिंह था उसके द्वारा जो अजमेर का जो अपने जयपुर का शासक था जय सिंह है। किसी कारण से अगर हम बात करते हैं, जयपुर का शासक था स्वाई जय सिंह, उसकी बात बुद्ध सिंह ने नहीं मानी। कोई भी बात को लेकर के दोनों में सामंजस्य नहीं बैठा। बुद्ध सिंह ने क्या इस जय सिंह स्वाई जय सिंह की बात नहीं मानी। स्वाई जय सिंह की बात नहीं मानी तो जय सिंह कहता है कि मैं शासक दलेल सिंह को बनाऊंगा। दोनों पुत्र किसके थे? दोनों पुत्र किसके? बुद्ध सिंह थे। दोनों पुत्र बुद्ध सिंह थे। बुद्ध सिंह क्या कहता है? इसके 2 थे, दलेल सिंह और क्या है? बुद्ध सिंह। दोनों के अगर हम बात करते हैं, दलेल सिंह था नहीं, बुद्ध सिंह नहीं है, सॉरी, ये क्या है? उमेद सिंह है। सॉरी बुद्ध सिंह कह दिया, सॉरी, ये क्या है? उमेद सिंह है। उमेद सिंह है। तो बुद्ध सिंह के 2 पुत्र थे, दलेल सिंह और क्या? उमेद सिंह। बुद्ध कितने थे? 2 पुत्र थे, एक तो आता दलेल सिंह, एक कौन सा था? उमेद सिंह। जयपुर के शासक जय सिंह है। जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह के द्वारा दलेल सिंह जो था, दलेल सिंह को कहा मैं तुझे शासक बनाऊंगा। उमेद सिंह ने किसी बात को लेकर के उसकी बात को काट दिया था। स्वाई जयपुर के शासक है तो क्या अपनी बात मनवाएंगे, लेकिन इसने उमेद सिंह ने कहा मैं आपकी बात नहीं मानता। तो ये क्या कहते हैं कि मैं तुझे शासन पर, इसमें यहाँ का शासक नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे शासन से हटाऊंगा। तो इसने क्या दलेल सिंह को कहा मैं तुझे शासक बनाऊंगा। तो जयपुर के स्वाई जय सिंह के द्वारा दलेल सिंह को शासक बनवाने के लिए कहा गया। तो ये क्या है? इसकी बहन आती है उमेद सिंह। उमेद सिंह की बहन है, उमेद सिंह की बहन है जिसका नाम क्या? अमर कंवर है। उमेद सिंह की बहन है जिसका नाम क्या था? अमर कंवर है। अमर कंवर क्या है? उमेद सिंह की तरफ थी और कहती है कि मैं इस उमेद सिंह को क्या शासक बनवाऊंगी। तो ये प्रथम बार जो मराठों के पास पहुंचती है और कहती है कि आप हमारी सहायता करें, आप हमारी सहायता करें। महाराव राव होलकर थे, जो कौन से आते हैं? मराठों के मल्हार राव होलकर थे, उनके पास पहुंचती है और कहती है कि आप उमेद सिंह का पक्ष लें और उमेद सिंह को क्या शासक बनाएं। तो मराठों का कहा जाता है राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश होता है। अमर कंवर के कारण राजस्थान की अगर बात करते हैं, पहली बार राजस्थान में इनका हस्तक्षेप होता है। तो मराठाओं का आगमन। शासक कौन से थे? बुद्ध सिंह है। बुद्ध सिंह के 2 पुत्र थे, दलेल सिंह और क्या? उमेद सिंह। दलेल सिंह को किसी भी बात में जय सिंह कहता वैसे मानते थे, लेकिन उमेद सिंह तो था, स्वाई जय सिंह ने कोई बात कही, उमेद सिंह ने क्या मना कर दिया, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन स्वाई जय सिंह जयपुर का शासक था, इसने कहा मैं तुझे सत्ता से हटाऊंगा और मैं शासक किसको बनाऊंगा? दलेल सिंह को शासक बनाऊंगा। जैसे ही इसकी बहन अमर कंवर को, उमेद सिंह की बहन थी कौन सी आती? अमर कंवर को पता चलती है कि जयपुर का स्वाई जय सिंह है वो इसे पद से हटाएगा, तो यह मराठों के पास पहुंचती है। तो मराठों के महाराव राव होलकर है, उनके पास पहुंचती है और कहती है कि आप हमारी सहायता करें, आप हमारी सहायता करें। तो ये सहायता करने के लिए आते हैं और कहा जाता है कि मराठाओं की राजस्थान में पहली बार एंट्री होती है। मराठा इस प्रकार, पहले इनका मराठों का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे अमर कंवर उनके पास सहायता के लिए पहुंचती है तो ये क्या है? आ जाते हैं। तो ये क्या है? एंट्री करते हैं और राजस्थान में क्या है? मराठाओं का आगमन होता है। इनकी एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसका नाम क्या है? नेहतरंग। नेहतरंग के बारे में क्या है? नेहतरंग में इन्होंने क्या इसके बारे में वर्णन किया है। बुद्ध सिंह की किताब है जिसका नाम कौन सा आता है? नेहतरंग है। इसमें इन्होंने इसके बारे में अच्छा वर्णन किया है।
तो बुद्ध सिंह को कितने, दलेल सिंह और कौन, उमेद सिंह। उमेद सिंह को मराठा शासक बनाना चाहते थे, लेकिन ये दलेल सिंह को शासक कौन बनाना चाहता था, जयपुर का स्वयं जय सिंह ये इसको शासक बनाना चाहता था। तो मराठों का प्रथम बार आगमन किसको लेकर हुआ था, उमेद सिंह की सहायता को लेकर। और कौन पहुंचती है सहायता के लिए, अमरकंवर पहुंचती है। इसके बाद में 10 फरवरी 1818 को सहायक संधि की जाती है। इसका शासक आता है, कौन सा आता है, विष्णु सिंह। विष्णु सिंह के द्वारा सहायक संधि की जाती है। तो 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों से सहायक संधि करते हैं। अंतिम शासक अगर हम बात करते हैं विष्णु सिंह, 10 फरवरी 1818 को संधि की। नाम पूछा जाता है कि किस शासक ने, बूंदी का कौन सा वह शासक था जिसके द्वारा 10 फरवरी 1818 को सहायक संधि की गई थी अंग्रेजों के साथ, वो कौन सी थी, विष्णु सिंह। और इसमें कहा जाता है इसका अंतिम शासक कौन सा था, बहादुर सिंह हाड़ा है। बूंदी का अंतिम शासक कौन सा आता है, बहादुर सिंह हाड़ा। ये बहुत बार पूछा गया है। अंतिम शासक बहादुर सिंह हाड़ा। अंतिम शासक बूंदी का कौन सा आता है, बहादुर सिंह हाड़ा है। तो इसमें बुद्धि भी ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही था, ठीक है। ज्यादा इसमें क्या कोई है नहीं, ठीक है। बीच बीच में थोड़े शासक आते हैं, उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं नहीं है, तो ज्यादा इसमें ले नहीं बनती है, ठीक है। रिदम नहीं बन पाता है क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसमें क्या है अस्त व्यस्त तरीके से क्या है बताया जाता है। तो ऐसा है, आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं। हड़ौती की अगर बात करते हैं, हाड़ा चौहानों की शाखा होने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, हड़ौती पड़ा था। हाड़ा चौहान थे। इसकी अगर बात करते हैं देवा हाड़ा के द्वारा सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं जेता मीणा को हराकर 1241 में यहाँ पर क्या चौहान जो को हाड़ा शाखा की स्थापना की गई थी। इनको हराते हैं, पहला मीणा रहते थे, इनको हराकर के इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं शासक बनते हैं जेतर सिंह है। जेतर सिंह ने 1274 में कोटा और बूंदी को कहे साम्राज्य के रूप में एक समान स्थापित किया था। कोटा बूंदी को कहे मिक्स किया था 1274 में। इसके बाद में शासक आते हैं अपने सर्जन है। 1559 में वो अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद ये उनकी सारी बातें मानते हैं और उसके क्षेत्र में, उस क्षेत्र की अगर बात करते हैं अधीनता स्वीकार करने वाले शासक कौन से थे, अगर हम बात करते हैं तो अमेर के शासक भगवंत दास थे। दरबारी विद्वान हैं चंद्रशेखर, उसके द्वारा क्या है ग्रंथ लिखा गया, सर्जन चरित्र है और अमीर हट है। इसके बुद्ध सिंह आता है। बुद्ध सिंह के 2 पुत्र है। एक तो अगर हम बात करते हैं इसके दो दलेल सिंह और उमेद सिंह है। उमेद सिंह मराठों उमेद सिंह का साथ देते हैं और दलेल सिंह का शासक बनाना चाहता है जयपुर का स्वयं जय सिंह है। लेकिन उमेद सिंह क्या है मराठों के सहयोग से उसकी बहन अमर कंवर ने प्रथम बार राजस्थान में मराठों की एंट्री करवाई जाती है। और अंतिम रूप से विष्णु सिंह ने 10 फरवरी 1818 को सहायक संधि की थी। और अंतिम इसका शासक की अगर बात करते हैं तो बहादुर सिंह हाड़ा है, तो बूंदी का अंतिम शासक था। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो पार्ट है वो कल करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।